एबीपी न्यूज पर देखिए जन मन दिबांग के साथ। नमस्कार, जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। जनमन यानी आपकी बात, आपके मन की बात। जनमन यानी देश में जो हो रहा है उसका आप पर असर, उस पर आपकी राय। जनमन में आज बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत। संसदीय सचिव मुद्दे पर दिल्ली सरकार का नया पैंतरा, कहा वो सिर्फ इंटर्न हैं। पलायन से पहले का कैराना यानी किराना घराना। और चलते चलते में गोली से कैसे बचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पहले आज की बड़ी खबरें। संसदीय सचिव विवाद में केजरीवाल ने बीजेपी को कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बीजेपी बोली चोरी और सीनाजोरी। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया दाल की कीमत घटाने का फॉर्मूला। हम राज्य सरकार को 66 रुपये जो है केजी हम दे रहे हैं अरहर का दाल, और 82 रुपये हम दे रहे हैं उड़द का दाल। और इसके हम भारत सरकार के पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर जगह बेचने का काम करें। राज्य सरकार हमसे ले, और राज्य सरकार जो है जनता को 120 रुपये हम उनको छूट देते हैं। 120 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नई उड़ान नीति पर मोदी कैबिनेट की मोहर, सिर्फ 2500 रुपए में 1 घंटे का सफर। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मुहावरा ही नहीं हकीकत भी है। लेकिन अब दाल दूर और टमाटर महंगाई से लाल हो रहा है। विकास की थाली बड़ी तो आम आदमी की रोटी छोटी होती जा रही है। महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हमारी नसों में चुभने वाली सच्चाई है। लेकिन आज सरकार हरकत में आई है, बैठकें हुई हैं। अब बाजार में भाव कम हो तभी घर चलाने वालों के अच्छे दिन आए। थैंक यू सर, थैंक यू। 200 के पार जा चुकी दाल की कीमत 1 महीने में अचानक बढ़ी तो सरकार दाल वैन लेकर आ गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने हरी झंडी दिखाकर दाल वैन को रवाना किया। पिछले महीने 120 रुपए किलो बिक रही अरहर दाल 150 के करीब पहुंची तो सरकारी दाल से भरी वैन सड़क पर उतार दी गई। इसमें 120 रुपए में अरहर दाल मिलेगी। शर्त बस इतनी है कि ये ट्रक आपको रास्ते में मिल जाए। दाल के लिए तो सरकार ट्रक ले आई, लेकिन सब्जियों का क्या करें? मॉनसून की बारिश से पहले सब्जियों के दाम पसीने छुड़ा रही है, और टमाटर तो ऐसा लाल हुआ है कि पूछिए मत। 125 रुपए तक जा पहुंचा। दिल्ली की थोक मंडी में मिलने वाला टमाटर हफ्ते भर में 20 रुपए से 40 का हो गया, तो खुदरा बाजार में 60 रुपए पार कर गया है। मुंबई में तो 3 महीने पहले जो टमाटर 30 रुपए का था वो अब 80 का बिकने लगा है। भोपाल, रायपुर, अहमदाबाद में भी भाव 80 रुपए के हो गए हैं, तो पटना, जयपुर में टमाटर 60 रुपए का मिल रहा है। शॉर्टफॉल मैंने आपसे कहा कि हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम के उससे करके, लेकिन इतना भी शॉर्टफॉल नहीं है कि दाम इस रेट पे। देखिए, प्रोपोर्शनेट होता है ना। यू कांट जस्ट से कि सडनली 80 रुपये जो पहुंच गया है अगर दाम, तो वो उसका कारण ये है कि बिल्कुल टमाटर की फसल खत्म होगी, ऐसा तो नहीं हुआ। और जब एबंडेंट अप्रैल तक, मई तक इतना टमाटर सड़कर गया है क्योंकि किसने खरीदा नहीं है, और वही टमाटर अगर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इतना जंप कर जाए और ये कहें कि मौसम का दोष तो उसमें भी था। सिर्फ टमाटर ही नहीं, सभी हरी सब्जियों के भाव आसमान पर हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में ही 30 रुपए वाली भिंडी 40 रुपए की हो गई। शिमला मिर्च 40 से 80 तक पहुंच गई। बैंगन का भाव तो 30 से 60 रुपए का हो गया। मुंबई में 80 रुपए वाली मिर्च 160 रुपए किलो बिक रही है, और मुंबई में भिंडी 30 रुपए से 80 तक जा चुकी है। इससे पहले नॉर्मल था, अब ये 4-5 दिन से महंगाई हुई है। इससे पहले तो सब मीडियम था, अब एकदम ये बारिश की वजह से माल कमा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी महंगाई है। कहाँ से आते हैं यहाँ पर सब्जियाँ? सब्जी तो इस टाइम तो लोकल ज़्यादा चल रही है। ये तो बाजार का हाल है, आंकड़े भी ऐसे ही डरा रहे हैं। खुदरा महंगाई दर करीब 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सब्जियों के दामों की महंगाई दर तो मई में करीब 13% पर पहुंच गई। अप्रैल के करीब 2.25% के मुकाबले ये लगभग 6 गुनी है।
2 दिन पहले सरकारी आंकड़े जारी होने के बाद सरकार हरकत में आई और बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। भाव कम होने का भरोसा मिल तो रहा है, बस सरकारी प्रयासों के अमल में आने का इंतजार है। और इसी महंगाई से परेशान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की आज बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी रहे। मैंने रामविलास पासवान से पूछा कि आखिर ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। जनमन में महंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान जी। आपसे मैं मोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि इतनी कीमतें बढ़ गई हैं? किस चीज़ की कीमतें बढ़ गई है? देखिए, चावल का कीमत नहीं बढ़ा, गेहूं का कीमत नहीं बढ़ा, चीनी का कीमत बढ़ा था, उसको हमने तुरंत क्या कहते हैं कि रोक लिया। किसी चीज़ का कीमत नहीं बढ़ा है, एक सिर्फ ले दे करके दाल की कीमतें क्या कहते हैं बढ़ी। अब उसके बाद जो है कभी जो है प्याज का कीमत बढ़ जाता है। तो ये 2-3 महीना का जो समय है, आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो है प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था, और उसके कुछ दिन के बाद जो है प्याज का कीमत इतना घट गया कि हमको मार्केट से 20,000 टन खरीदना पड़ा। कि लोग कह रहे थे कि 1 टन में जो है 1 रुपया का भी बचत नहीं होता है। तो उसी तरीके से दाल के अलावे जो है अभी आप पूछेंगे कि टमाटर का कीमत क्या कहते हैं कि बढ़ गया है। तो अब ये सब तो 1-2 महीना का खेल होता। पासवान जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपका काम क्या है कि ये देखना कि किस तरीके से आप चीज़ों को समन्वय करें कि उसके बावजूद किसान को भी दाम मिले, दाम भी ना बढ़े। हाँ, सरकार का तो यही काम है ना, यही तो आप। हाँ, हम उसको कर रहे हैं ना सबको। हम फिर क्यों बढ़ जाते हैं? नहीं, देखिए, ये जो हर एक क्या कहते हैं कि साल का आप देखेंगे तो ये जून, जुलाई, अगस्त जो 3 महीना होता है, ये सब्जी का और टमाटर का और प्याज का, ये तीनों चीज़ का दाम क्या कहते हैं कि बढ़ता है। अब मई में जो उसमें आंकड़ा आया 35% दाल के दाम बढ़ गए हैं। अब हम उसके ऊपर में आते हैं। 13% सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अब जहाँ तक दाल का सवाल है, आज दाल का सवाल में आप जानते हैं कि अभी हाई लेवल कमेटी जो है सो हाई पावर कमेटी बैठी थी फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में। जो सबसे बड़ा कारण है दाल का, कि दाल का जो हमारा प्रोडक्शन है 170 लाख टन का है, और जो डिमांड है वो है 246 लाख टन का है। बाहर से आ रहा है वो उसमें दिखलाया जा रहा है कि 58 लाख टन होगा। तो इस परिस्थिति में जो है जो डिमांड और सप्लाई का मामला है उसमें काफ़ी गैप है। इस बार हम लोगों ने क्या किया कि अभी 1.5 महीना से जो दाल के दाम अस्थिर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहली बार हमने बफर स्टॉक बनाया। पर इसमें ये जो कहा जा रहा है दाल की जो समस्या ये आज की नहीं है, एक जो आप बाहर से मंगवा रहे हैं उसमें बहुत सारे कंज्यूमर बोल रहे हैं कि अफ्रीका से जो दाल आ रही है वो गलने में टाइम लेती है, ज़बान पे ठीक से नहीं चढ़ती है। ये शिकायतें लोगों की हैं। और दूसरा क्या है कि ये देखा गया है कि पहले से आपको और मालूम है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, पहले फैसला क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग इस बार ज़्यादा मंगाएंगे? नहीं, अभी इसलिए हमने कहा ना कि अभी तो हमारे बफर स्टॉक में अभी तो है, हमारे पास में बफर स्टॉक में ऑलरेडी हमारे पास में 1.5 लाख टन है। हम तो सब राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि जिनको जितना लेना हो आप 66 रुपये पर अरहर और 82 रुपये पर जो है आप उड़द का दाल लो। अगर आपके पास है फिर भी बढ़ोतरी? इसकी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रोजेक्शन हुआ, जो पहले से मतलब बतलाया गया कि 246 लाख टन की आवश्यकता होगी और 170 लाख टन ही क्या कहते हैं कि जो है प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है। इसका एक कारण ये कारण था। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितना भी दाल का क्या कहते हैं कि ज़रूरत होगा हम उसको आयात करेंगे। आपने निर्णय लिया जब 35.5% भाव बढ़ गया। ये निर्णय आपको मालूम था कि इस बार फसल में गड़बड़ हो रही है कुछ एरियाज़ में, तो आप ये पहले भी ले सकते थे। मैं ये इस सवाल पर हूँ क्योंकि जब आप बाद में निर्णय लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भाव दाल के बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब दाल मंगाते हैं तो बहुत मंगाते हैं दाल की, वो जो बेचने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दाम बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट का सवाल पहले ही से ही निर्णय लिया जा चुका है और इस बार हम लोगों ने जो है अभी तक जो है 46,000 टन हम लोगों ने जो है आयात कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि भारत सरकार जो, देखिए राज्य सरकार की भी जवाबदेही है। आपको मालूम है 1,33,000 टन जो है जमाखोरों के यहाँ से निकला है। बहुत सी राज्य सरकार हैं, बिहार में है जहाँ उन्होंने कोई अभी तक छापामारी ही नहीं किया है। कुल मिलाकर अगर जो दर्शक देख रहे हैं, जो आम दर्शक हैं, गृहिणियां देख रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि सब्जी और दाल के भाव कब तक काबू आ जाएंगे? हम आम जनता से, गृहिणी से मैं कहना चाहूँगा
कि दाल के कीमत में यदि इजाफा हो तो आप राज्य सरकार को पकड़ो। हम राज्य सरकार को 66 रुपये जो है केजी हम दे रहे हैं अरहर का दाल और 82 रुपये हम दे रहे हैं उड़द का दाल। और इसके हम भारत सरकार के पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर जगह बेचने का काम करें। राज्य सरकार हमसे ले और राज्य सरकार जो है जनता को 120 रुपये हम उनको छूट देते हैं। 120 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में बेचने का काम करे। ऐसा कुछ आएगा कि सब्जियों की कीमत भी कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आंकड़े भी सरकार के दिए हुए हैं कि 25 से 30% जो सब्जियां और फल हैं वो तो ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको रखने की भंडारण की सुविधा नहीं है। हाँ देखिए, वो बात आपका कहना सही है कि हमारे पास देखिए उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि दाल और जैसे चावल है, गेहूँ है, इसके लिए तो हमारे पास में गोडाउन है। लेकिन ये गोडाउन जो है आलू सब्जी, आलू के लिए तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन प्याज के लिए, टमाटर के लिए तो नहीं हो सकता। उसका लाइफ ही क्या कुछ हफ्तों का होता है। तो उस परिस्थिति में जो है इसका सबसे जो है हम सरकार की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जीएसटी बिल पास हो। एपीएमसी जो है, जो हर जगह पर लोकल, आप पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के किसान दिल्ली में बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच सकते हैं, उनको मंडी में ही बेचना पड़ेगा। तो ये जो लोकल क्या कहते हैं कि जो है कि जहाँ बैरिकेटेड है कि हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे, ये जब तक बैरिकेड टूटेगा नहीं तो हर साल 2 महीना 3 महीना ये प्रॉब्लम्स होगा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि हर साल अब ये 2-3 महीने ऐसी मार मचा करेगी लोग? जब तक हम वार्निंग देना चाहते हैं कि जब तक ये जीएसटी बिल और एपीएमसी ये दोनों में संशोधन नहीं होता है तब तक ये डिस्पैरिटी हर साल क्या कहते हैं 2 महीना 3 महीना के लिए बनी रहेगी। आज कोई मीटिंग में और कोई फैसला लिया आपने महंगाई को लेकर? महंगाई का दो है, एक तो है कि जो हमारा कमी है उसको हम आयात के द्वारा पूरा करेंगे। एक हाई लेवल कमेटी है, वो दूसरे राज्यों में जो दाल उत्पादक कंट्री हैं वहाँ जाएगी और वहाँ से क्या कहते हैं कि जो गैप है उसको पूरा करने का जो है काम करेगी। और तीसरा हमने निर्णय लिया है कि जो पहले हमने जो निर्णय लिया था कि 1.5 लाख टन हम बफर स्टॉक में रखेंगे, आज में ये हो गया था कि एफसीआई जितना भी मार्केट से प्रक्योर करना चाहे, खरीदना चाहे, खरीदे, सरकार उसको पैसा देगी। ट्रेन से सस्ता प्लेन, सरकार ने आज छोटे शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू करने की बात कही है, वो भी बेहद सस्ते टिकट पर। अब आधे घंटे का सफर सिर्फ 1250 रुपए में तय होगा। चाहे कोटा से दिल्ली जाना हो या बठिंडा से चंडीगढ़, जैसलमेर से जयपुर का सफर करना हो या बीकानेर से जोधपुर जाने का मन हो या बरेली से लखनऊ जा रहे हो, अब इन शहरों में जल्दी ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है, वो भी 2500 के भीतर। मोदी सरकार जो एविएशन पॉलिसी लेकर आई है उसमें इन शहरों में लोग हवाई जहाज से सफर कर पाएंगे। पहला उदाहरण आपको बठिंडा का दे रहा हूँ, दूसरा उदाहरण बीकानेर का दे रहा हूँ, जैसलमेर का दे रहा हूँ, किशनगढ़ एयरपोर्ट का दे रहा हूँ। ये 4-5 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल तैयार है। कल अगर हम चाहें तो वहाँ जहाज उतर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो प्रथम चरण में हमारे करीबन 20 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जिनमें अभी और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उनको हम जारी करेंगे। सरकार की नई नीति में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना शामिल है, जिसमें हवाई संपर्क वाले एक शहर जैसे दिल्ली मुंबई से बगैर हवाई सेवा वाले संपर्क शहर जैसे मेरठ शिरडी के बीच 1 घंटे की उड़ान ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए किराए में कर पाएंगे। अगर उड़ान का समय आधा घंटा है तो किराया 1250 रुपए होगा। इस तरह की व्यवस्था बगैर हवाई संपर्क वाले 2 शहरों जैसे इलाहाबाद मथुरा के बीच भी की जा सकती है। लागत से कम किराए पर हवाई टिकट देने वाली एयरलाइंस कंपनियों को सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। इस सब्सिडी का इंतजाम बाकी जगहों पर हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों से किया जाएगा, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के यात्रियों को छोड़कर। नई योजना 1 जुलाई से शुरू होने वाली तिमाही के दौरान लागू होगी। वैसे तो देश में कुल 482 हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां हैं, लेकिन इनमें अभी केवल 77 हवाई अड्डों से ही लोग हवाई यात्राएं करते हैं। बाकी बचे कई हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां तो इस्तेमाल के लायक भी नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया कि 50 से 80 हवाई अड्डों को नई शक्ल दी जाएगी ताकि वहां से उड़ानें शुरू की जा सकें। सरकार को उम्मीद है कि नई योजना पर अमल के बाद अगले 3 सालों में 77 के बजाय 127 हवाई अड्डों से उड़ानें मुहैया कराई जा सकेंगी।
इसी के साथ हवाई यात्रियों की संख्या 8 करोड़ से बढ़कर 2022 तक 30 करोड़ के करीब पहुंच जाने का अनुमान है। सरकार की नई नीति में मौजूदा हवाई अड्डे से 150 किलोमीटर के भीतर नया हवाई अड्डा बनाने की स्पष्ट योजना तैयार है। इससे दिल्ली या मुंबई के आसपास नया हवाई अड्डा आसानी से बन सकेगा। अकेली 2 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है। आसपास अगर हम कहें मथुरा, रोहतक तक, राजस्थान तक, मेरठ तक 9 करोड़ जनसंख्या एक एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं समझता हूं जेवर से बेहतर जगह और कोई नहीं है। शायद वहां इतनी भूमि भी उपलब्ध है, दोनों एयरपोर्ट के बीच में मेट्रो टू मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। जाहिर है जो लोग ऊंचे किराए की वजह से हवाई सफर नहीं कर पाते थे, उन्हें भी आसमान में सैर करने का मौका मिलेगा। खासकर छोटे शहरों के लिए ये मोदी सरकार की सौगात है और एयरलाइंस के लिए संजीवनी, क्योंकि मुसाफिर बढ़ेंगे तो फायदा कंपनियों को भी होगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केजरीवाल ने इस जुमले का इस्तेमाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए किया, लेकिन यह जुमला अब केजरीवाल के गले की फांस बन गया है, क्योंकि संसदीय सचिव के मुद्दे पर खुद केजरीवाल ने गलत तथ्य पेश किया है। एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये देख रहे हैं कि 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली, 100 चूहे खा के बीजेपी हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। सियासी पिच पर ओपनिंग जबरदस्त रही केजरीवाल की, लेकिन विपक्ष को बिल्ली बनाने के चक्कर में केजरीवाल खुद चूहे की तरह फंस गए। 1953 में 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दिल्ली में, HKL भगत, कुमारी शांता वशिष्ठ और शिवचरण दास गुप्ता। तो 53 से चले आ रहे हैं, 53 से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। उल्टी गंगा बहा दी है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना है 1956 में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 1953 में ही दिल्ली में संसदीय सचिव की नियुक्ति कर दी, जो पूरी तरह गलत है। शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल, अजय माकन जी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। और उसके बाद प्रहलाद सिंह सानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, मुकेश शर्मा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, अनिल भारद्वाज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, सुरेंद्र कुमार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। अरविंद केजरीवाल की दलील में दम है, वो जो तथ्य पेश कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इस मुद्दे का सियासी सच ये है कि जब कायदे कानून को ताक पर रखकर दिल्ली में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी, तब किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक है। ये तो दोगलापन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले की सरकारों का हवाला देकर बता रहे हैं कि पहले भी दिल्ली में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि जहां पहले की सरकारों में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के अंदर होते थे, वहीं केजरीवाल सरकार के सभी संसदीय सचिव मंत्रियों के अंदर हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी इसी बात का जिक्र है। चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को बताया है कि संसदीय सचिव का जो प्रावधान है वो मुख्यमंत्री के अंदर है, मंत्रियों के अंदर नहीं है। देखिए, चोरी और सीना चोरी, गलत काम करो और संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता है और उसके लिए किसी व्यक्ति को आप दोषी मान रहे हैं जो संवैधानिक पदों पर हैं, तो खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संसदीय सचिवों का मामला लगातार उलझता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि इन 21 विधायकों की कुर्सी कभी भी जा सकती है। कुर्सी का मोह जो ना कराए, पहले विधायक, फिर संसदीय सचिव और अब इंटर्न और असिस्टेंट। कहानी केजरीवाल के उन 21 विधायकों की है जो अपनी कुर्सी बचाने की खातिर कुतर्क कर रहे हैं। आपके विधायक सोमदत्त कह रहे हैं कि वो संसदीय सचिव नहीं, सियासी इंटर्न हैं। एक मंत्री को सहयोग करने का मतलब एक प्रभावी पद पर काबिज होना नहीं कहा जा सकता। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वो एक मंत्री के साथ एक इंटर्न या एक असिस्टेंट के तौर पर जुड़ा है। इसका ये जो उन्होंने बताया कि इसको इंटर्न के तौर पर माने, इस बात का भावार्थ समझे, आप शब्दार्थ मत समझे। भावार्थ ये है कि हम यहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए आए हुए हैं, हमें उस सेवा को करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अगर किया जाना था तो उस अधिकरण के लिए संसदीय सचिव का जिम्मेदारी है, हमको दे दिया गया। ये उसका भावार्थ। दिलीप पांडे देश को शब्दार्थ और भावार्थ का फर्क समझा रहे हैं।
कह रहे हैं कि लोग आप विधायकों की कागज पर लिखी लकीर और जुबान से निकली बात पर गौर ना करें, उनके दिल में रचे बसे सेवा भाव को समझें। लेकिन केजरीवाल के 21 विधायकों की रूठी किस्मत, विपक्षी दलों से लेकर चुनाव आयोग तक सब एक सुर में कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, दे आर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे आंख हैं, हमारे कान हैं, इनके जरिए हम लोग सरकार चला रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हो, जब हमने दिखा दिया था कि उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, किसी तरह की कोई पैसा नहीं दे रहे, किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी नेता कमोवेश एक सी ही दलील दे रहे हैं कि जब देश के बाकी राज्यों में संसदीय सचिव हो सकते हैं तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं। लेकिन केजरीवाल सरकार की इन दलीलों का जवाब मिल रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग के उस आरटीआई के जवाब में, जिसमें खुद दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने कहा है कि दिल्ली में कानून में इस बात का प्रावधान ही नहीं है कि संसदीय सचिव इस तरीके से बनाया जा सके। आम आदमी पार्टी की ये दलील भी संसदीय सचिव के पद को इंटर्न बताने जैसी है। दरअसल देश के बाकी राज्यों ने कायदे कानून का पालन करते हुए संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति की है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस मामले में कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त के मुताबिक दिल्ली में किसी मंत्री के लिए संसदीय सचिव के पद की कोई व्यवस्था नहीं। इस नियम को धता बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने पहले तो मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया, फिर जून 2015 में बिल लाकर संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया। मतलब केजरीवाल ने पहले संसदीय सचिव की नियुक्ति की और बाद में उस नियुक्ति को सही ठहराने के लिए कानून में बदलाव की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रपति के दरबार में केजरीवाल सरकार की यह सियासी दाल नहीं गली और उन्होंने बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया। और अब दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। सभी तथ्यों को देखने के बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या वाकई में 21 संसदीय सचिवों का पद लाभ के पद के दायरे में आता है, और अगर चुनाव आयोग ये पाता है कि ये लाभ का पद है तो फिर राष्ट्रपति को सिफारिश भेजकर इनकी विधायकी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकता है। जनमन में आगे है कैराना के किराना घराने के उस्तादों की दास्तान। कहां बन रही है 91 साल बाद बदलने वाली ड्रेस, और नेशनल वॉर मेमोरियल से 200 परिवारों पर आई मुसीबत। अब विमान में सामान ले जाना होगा सस्ता। 1 जुलाई से 15 किलो से ज्यादा सामान ले जाने पर 300 की जगह 100 रुपए प्रति किलो देने होंगे। 1300 सेलर्स का फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट बेचने से इनकार, रिटर्न पॉलिसी से है नाराज। कंपनी की नई रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई प्रोडक्ट्स को 30 के बजाय सिर्फ 10 दिन के अंदर ही किया जा सकेगा रिटर्न। सेलर्स का आरोप, नई रिटर्न पॉलिसी से उन्हें हो रहा है काफी नुकसान। आज सोना 130 रुपए प्रति ग्राम गिरकर 29,670 रुपए के स्तर पर आया। सोने की कीमतों में इससे पहले लगातार 6 दिनों तक बढ़त देखने को मिली थी। पिछले 6 दिनों में सोना 770 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा था। मोदी कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को दी मंजूरी। मर्जर का प्रोसेस मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। मर्जर को मंजूरी मिलने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स बैंकों के स्टॉक्स में अच्छी तेजी दर्ज की गई। दो दिन की सुस्ती के बाद शेयर बाजार ने लगाई छलांग। सेंसेक्स 331 अंक उछलकर 26,726 पर बंद, वहीं निफ्टी 98 अंक बढ़कर 8,206 के स्तर पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश का कैराना अभी भले ही पलायन विवाद के कारण चर्चा में हो, लेकिन इस जगह को दुनिया भर में मशहूर किया शास्त्रीय संगीत के किराना घराना ने। इसी घराने के संगीतकारों पर विशेष रिपोर्ट। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। राग देश की इस बंदिश ने न सिर्फ किराना घराने की शान पंडित भीमसेन जोशी को घर घर तक पहुंचाया, बल्कि देश की कई पीढ़ियों को देशभक्ति का जज्बा भी सिखाया।
ऐसे पंडित भीमसेन जोशी के किराना घराने की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश के शामली जिले का छोटा सा कस्बा कैराना। पंडित भीमसेन जोशी के अलावा उस्ताद आमिर खान, विदुषी गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोदकर और मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर जैसे बड़े नाम किराना घराने से जुड़े रहे हैं। किराना घराने से जुड़े आरिफ अली खां बताते हैं कि उनके संगीत घराने का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। उस्ताद सादिक अली खां साहब वहाँ आए थे और उनके पुत्र उस्ताद बंदे अली खां साहब, वहाँ से ये संगीत शुरू हुआ। उसके बाद अब्दुल करीम खां साहब और अब्दुल वहीद खां साहब के समय में उन्होंने जब रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे और वो जाके नागपुर गए, वहाँ से ये संगीत का प्रचार हुआ। 20 साल से दिल्ली में रह रहे आरिफ अली खां के पुरखों ने कैराना कस्बा तो छोड़ दिया, लेकिन अपने घराने के सुरों और गंगा जमुनी तहजीब को वो आज भी अपने शिष्यों तक पहुंचा रहे हैं। हम बंदिशों में कोई ये नहीं देखते कि अल्लाह की बंदिश हो या कोई श्याम की बंदिश हो, इसमें भी हमारे संगीत में ये नहीं है। मैंने बताया कि अगर कोई दुश्मन भी अगर सामने बैठा हुआ हो और हमारा अगर एक स्वर उसको पसंद आ गया तो वो वाह निकलेगा उसको। आरिफ अली खां बताते हैं कि उनके शिष्यों में हर मजहब के बच्चे शामिल हैं, लेकिन संगीत की तालीम देने में उन्हें कभी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अगर संगीत में धर्म की दीवार होती तो किराना घराने के संस्थापक माने जाने वाले उस्ताद करीम खान की संगीत परंपरा में पंडित भीमसेन जोशी की जगह कैसे बनती। किराना घराना के बुजुर्ग कव्वाल नियाज साहब ने एबीपी न्यूज के लिए बरसों बाद लगाए संगीत के सुर। 78 साल के नियाज साहब ने रोजे के बावजूद हजरत अमीर खुसरो की मशहूर बंदिश के जरिए लोगों को शांति और प्रेम का पैगाम दिया। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, प्रेम भट्टी का मधुआ पिला के, प्रेम भट्टी का मधुआ पिला के मोहे मधुआ पिला के, प्रेम भट्टी का मधुआ पिला के, मतवारी कर ली रे मुझे नैना मिला के, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फलते हुए डाली देखी, प्रेम आदर्श है इंसान के जीवन के लिए, प्रेम से शांति मिलती है सदा मन के लिए, प्रेम भट्टी का मधुआ पिला के, मधुआ पिला के बोए मधुआ पिला के, मतवारी कर ली रे मुझसे नैना मिला के, मतवारी। दुनिया को प्रेम और शांति का पैगाम देता ये संगीत। लेकिन अब कैराना कस्बा पलायन की विवाद से चर्चा में है। बीजेपी सांसद हुकम सिंह ने कल कैराना के बाद कांधला से 63 लोगों के पलायन की लिस्ट जारी की। एबीपी न्यूज की ताजा पड़ताल में ये खबर गलत निकली। बीजेपी सांसद हुकम सिंह ने बगल में ही दूसरे कस्बे कांधला की ये 63 परिवारों की सूची दी है,
जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये लोग भी पलायन कर चुके हैं। एबीपी न्यूज़ पहुंचा है कांधला ये पड़ताल करने के लिए कि आखिर इस लिस्ट की सच्चाई क्या है। शिव कुमार जी, ये आपका नाम जो है यहाँ पर इस लिस्ट में दिया गया है, इसमें यही लिखा हुआ है आपका नाम शिव कुमार, पिताजी का नाम अतर सिंह गोयल, ये आप ही की आइडेंटिटी है? ठीक है जी, मेरी है। किसी तरीके की रंगदारी या किसी तरीके की कोई बात आपसे कभी हुई इस तरीके की? ना ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो और भी स्थानीय लोग हैं हमारे साथ यहाँ दुकान पर इकट्ठा हो गए हैं। आपका नाम? विजेंद्र सिंह पवार। विजेंद्र सिंह जी, कैसा माहौल है कांधला में, जैसे ये लिस्ट जारी कर रहे हैं सांसद जी? आपका माहौल है, कभी हमने कोई दंगेवाड़ी कोई किसी किस्म की बात देखी नहीं। इतनी झूठी सच्ची बात, लोग आश्चर्य में है, लोग बाग गाँव में है, कुछ भी दिक्कत नहीं। कांधला की इस 63 लोगों की लिस्ट में हमें 50 और 51वें नंबर पर दो नाम यहाँ पर दिखाई दिए, चौधरी भूपेंद्र और चौधरी जितेंद्र। वो दोनों हमें नहीं मिले जो लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र, चौधरी जितेंद्र, लेकिन उनके भाई सुरेंद्र हमको यहाँ पर मिले शांति नगर की कॉलोनी में अपने घर पर। तो उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सुरेंद्र जी, आपके ही दोनों भाई हैं? जी हाँ, जी हाँ। अब कहाँ रहने लगे? वे भादराबाद। भादराबाद, हरिद्वार? जी। कब से रह रहे हैं वहाँ? ये करीबन 2-2.5 साल हो लिए। 2-2.5 साल। जाने की वजह क्या रही, क्यों वहाँ चले गए? अपने काम के इसमें। आपका नाम? कृष्णपाल। किशनपाल जी, ये इस लिस्ट में कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं। ये यशपाल सिंह लिखा हुआ है नाम। हाँ जी। पीतम सिंह धीमान इनके पिताजी का नाम है, पेशे से वेल्डर। तो ये रहते हैं यहाँ? ना जी, रहते नहीं। कब से गए हुए? तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। क्या वजह रही? वेल्डर कोई परेशान करता था यहाँ, क्या गुंडागर्दी कुछ? मेरे हिसाब से पीछे की वजह से गया, पीछे जुम्मे हो गए थे मेरे हिसाब से। जुम्मे हो गए थे, मतलब लोगों का कर्जा हो गया था। हाँ। कांधला की एक तस्वीर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांधला में जब हम पहुंचे तो हमें एक दूसरी ही तस्वीर यहां पर नजर आई, मंदिर और मस्जिद की एक दीवार। कांधला की सबसे प्रमुख मस्जिद है जिसको आमतौर पर जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो मस्जिद, और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि संभवतः यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। दोनों की जो दीवार है वो एक है। जिस समय अजान होती है इस मस्जिद से, उस समय पर मंदिर का जो लाउड स्पीकर है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही अजान पूरी होती है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर से भजन है, जो कीर्तन है, वो होने लगता है। यहाँ पर आकर हमें एक अलग ही तस्वीर नजर आई जो अपने आप इस कांधला की पूरी कहानी बयां करती है। विजयदशमी पर बदलाव। 91 साल में पहली बार आरएसएस के कार्यकर्ता खाकी हाफ पैंट की बजाय भूरे रंग की पैंट में नजर आएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा की फैक्ट्री में संघ की नई ड्रेस की सिलाई का काम जोरों पर है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के घर पर विजयदशमी के दिन जब संघ की नींव रखी गई, तब से लेकर अब तक आप संघ कार्यकर्ताओं को इसी खाकी हाफ पैंट में देखते आ रहे हैं। लेकिन आने वाली विजयादशमी को खाकी हाफ पैंट भूरे रंग की फुल पैंट में तब्दील हो जाएगी। राजस्थान के भीलवाड़ा की यह फैक्ट्री उन कई दूसरी फैक्ट्रियों में से एक है जहां कपड़े को तैयार किया जा रहा है। ये सब आरएसएस का है, खाकी कलर का कपड़ा है। ये अराउंड 3 से 4 लाख मीटर कपड़ा आपको देना है। पहली खेप कितनी है? पहली खेप तो हम दे चुके हैं, कल परसों में 5-1 हजार मीटर की दे चुके हैं, और रेस्ट कपड़ा विद इन अ मंथ हम दे देंगे। संघ की वेशभूषा में आने वाला ये पहला बड़ा बदलाव है, क्योंकि खाकी हाफ पैंट संघ की पहचान बन चुकी है। पिछले 91 सालों से संघ की ड्रेस में कई बदलाव हुए, लेकिन खाकी हाफ पैंट वहीं की वहीं रही। 1925 में संघ के कार्यकर्ताओं की वेशभूषा ऐसी थी: खाकी टोपी, खाकी शर्ट, खाकी निकर, चमड़े की बेल्ट, सेना में पहने जाने वाले जैसे जूते और लंबे मोजे। इसमें पहला बदलाव हुआ 1930 में, जब टोपी खाकी से काली हो गई। 1939 में खाकी शर्ट का रंग बदला और वो सफेद हो गया। जूते और मोजों को 1973 में बदला गया। सेना जैसे जूते मोजों की जगह सामान्य चमड़े के जूते और मोजे ने ले ली। इसके बाद करीब 37 साल बाद 2010 में चमड़े के बेल्ट की जगह कपड़े के बेल्ट ने ले ली। और अब 2016 में विजयादशमी के दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा, जब कार्यकर्ता खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग का फुल पैंट पहनेंगे। प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन ये क्या वर्ष में लगातार चलता रहता है, तो कम मजदूरी में भी इतना काम
चल जाता है। दूसरा लेडीज़ कारीगर बढ़ते हैं तो इनको सबको भी काम मिलता रहता है। नहीं, पेंट का तो सिलाई तय होगा, तो तय नहीं किया है, लेकिन लगभग 200 से 250 के बीच में रहेगा। 200-250। बाबा जी और बेटा पैदा करने का तरीका बताने पर फंसे बाबा जी। महाराष्ट्र के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर बालाजी तांबे ने अपनी किताब में बेटा पैदा करने का तरीका बताया है। अब उनको भ्रूण हत्या रोकने के लिए बने कानून के तहत दोषी पाया गया है और उन पर केस दर्ज हो गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बालाजी तांबे की ये वही किताब है जिसकी वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आयुर्वेदीय गर्भ संस्कार नाम से लिखी उनकी इस किताब के विमोचन में 2011 में बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। उस समय शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और अमिताभ बच्चन किताब के विमोचन पर पहुंचे थे। बालाजी तांबे ने अपनी किताब में दावा किया है कि अगर उनके नुस्खे पर अमल किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन अब उनका यही नुस्खा उनके लिए गले की फांस बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश बोहाडे ने उनके खिलाफ लिंग जांच और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बने पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गणेश बोहाडे और डॉक्टर राजीव घोटके की शिकायत पर अहमदनगर जिले में मुकदमा दर्ज हो गया है। इस पुस्तक में पेज नंबर 106 और 193 पे उन्होंने जो मजकूर लिखा है वो अपना जो पीसी-पीएनडीटी का जो कानून है उसके हिसाब से उन्होंने भंग किया है। हमने दिनांक 13 तारीख को उनके खिलाफ हमने संगमनेर के न्यायालय में गुना दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन अनुसार ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते, जो एक्ट है उस एक्ट के तहत भी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ऐसा होके भी ऐसा होता है तो आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार जो किताब है बालाजी तांबे की, उस किताब पे पहले बयान आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बालाजी तांबे ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को ठुकरा दिया है। पुरुष शब्द का अर्थ पुरुष या स्त्री ऐसे नहीं होता, बच्चा होता है। जैसे बोलते हैं इनको बच्चा हुआ, मराठी में कहते हैं बाळ झाला। सो इसका मतलब ये नहीं लड़की हुई या लड़का हुआ, तो उसका जैसे अर्थ आप निकालो तो तुम निकाल सकते हो। तो किसी ने कुछ निकाला है पता नहीं। जो पुस्तकें महाराष्ट्र सरकार ने एजुकेशन में रखी है उनमें ये सब दिया हुआ है, और वो पुस्तक में से जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसका जो साइंस है वो एकत्रित मैंने करके लोगों को सीधी भाषा में समझाया है। बालाजी तांबे आयुर्वेदिक तरीकों से इलाज करने के लिए देश और दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बालाजी तांबे का आत्मा संतुलन विलेज है, जहां आध्यात्म के जरिए इलाज होता है। लोगों में ये श्री गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आयुर्वेद और योग पर ये कई किताबें भी लिख चुके हैं। इन्होंने ही दुनिया का इकलौता ओम मंदिर बनवाया है, जहां पर आध्यात्मिक और योग से बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। लेकिन उनकी किताब आयुर्वेदीय गर्भ संस्कार विवादों में आ गई है। अगर बालाजी तांबे को पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत दोषी पाया गया तो वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इससे पहले बेटा पैदा करने वाली पुत्र जीवक दवा को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव भी मुश्किल में पड़ चुके हैं। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने पुत्र जीवक दवा पर बैन लगाने और पतंजलि संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि रामदेव ने आरोपों को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये दवा पुत्र प्राप्ति की नहीं बल्कि बांझपन के इलाज के लिए दी जाती है। और अब चलते चलते इसमें हम उन शख्सियतों और लम्हों को याद करेंगे जो आज से जुड़े हैं। 15 जून आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में हैं। उनका एक दिलचस्प अतीत है। चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौर में उनके पिता पर क्रांतिकारियों ने आरोप लगाए। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है। एक बार उन पर बंदूक तानी गई। 14 साल के जिनपिंग से एक रेड गार्ड ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अपराध कितना गंभीर है? वो बोले, आप इसका अनुमान खुद लगा सकते हैं। क्या इसके लिए मुझे गोली मारी जा सकती है? रेड गार्ड ने कहा, एक बार नहीं 100 बार। जिनपिंग ने सोचा, क्या फर्क है, गोली एक बार लगे या 100 बार, इसलिए डरना क्या। लेकिन गोली चलाने की जगह रेड गार्ड ने जिनपिंग से दिन रात माओ के वचनों को दोहराने को कहा। जनमन में आज इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।